चलिए बिस्मिल्लाह स्टार्ट ले रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग रेलेवेंट कैश फ्लोज पे बात कर रहे थे, सर चेक करें। क्या कह रहे हैं? हाँ, एनपीवी के रूल्स स्टार्ट हो गए थे। चेक करते हैं। डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट पे भी बात होगी थी, दोनों प्रेजेंटेशन पे भी बात होगी थी कि यार प्रेजेंटेशन से परेशान नहीं होइएगा। चलें इसी पे जरा देख लें ताकि हम आगे चले। चेक करते हैं भाई कब तक ये चार्जिंग चलेगी। चार्जिंग खत्म होगी तो लैपटॉप खुद ही बंद हो जाए। अच्छा बेटा, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारी बात चल रही थी। बाय डेफिनेशन मस्ट बी ए कैश फ्लो एक्सेप्ट क्या था? टैक्स डेप्रिसिएशन। याद है? पहले हम टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं ताकि सही टैक्सेबल प्रॉफिट आ सके। फिर हम टैक्स पेमेंट निकाल लेते हैं। फिर हम उस टैक्स डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? एड बैक। एड बैक इसलिए करते हैं नॉन कैश आइटम। यहाँ अगर आप देखें 40,000 का आउटफ्लो, यहाँ 40 का इनफ्लो, इम्पैक्ट क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। यहीं पे एक और चीज सीखे, जरूरी है बताना। देखिए, सेल्स मान लो 200,000, वेरिएबल कॉस्ट 60, फिक्स कॉस्ट 20। ठीक है। अब एग्जामिनर नॉर्मली तो इसी प्रेजेंटेशन को फॉलो करता है जो मैंने आपको बताया था कि पहले आप टैक्स डेप्रिसिएशन को क्या करें? माइनस क्या आ जाएगा? टैक्सेबल प्रॉफिट। और अच्छा, बाद में क्या कर दो? एड बैक कर दो। अब एक आध दफा एग्जामिनर क्या करता है, प्रेजेंटेशन चेंज कर देता है, उससे आप परेशान नहीं हो। मिसाल के तौर, अगर आप देखें यहाँ पे डायरेक्टली अगर एग्जामिनर क्या बताता है, टैक्स पेमेंट, उसने वर्किंग का रेफरेंस बताया। अब ये देखिएगा, वर्किंग वन में एग्जामिनर ने कहा भाई लेट से उसने सेल्स ले ली 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ली 60, फिक्स कॉस्ट ली 20, और मान लेते हैं कि टैक्स डेप्रिसिएशन 40,000 का। ठीक हो गया, तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट 80,000 आ जाएगा। ठीक है। इसका अगर 30% लेते हैं तो 24,000 बनता है। एग्जामिनर ने बस यहाँ आके ना डायरेक्टली 24 लिख दिया, इसमें कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। अब बाज बच्चे बिला वजह उसी चीज में परेशान रहते हैं, सर उसने माइनस तो किया है वर्किंग में, टैक्स डेप्रिसिएशन को ऐड बैक नहीं किया। आप समझ नहीं रहे, आप मेन प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें। टैक्स डेप्रिसिएशन का एक ही काम था, टैक्स सेव करना, वो टैक्स सेव हो चुका है। कभी कभी इस तरह से वो कर लेता है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है भाई? अच्छा जी, इस पे हम बात कर चुके हैं पहले पॉइंट में। फ्यूचर की जो कॉस्ट है वो क्या है? रेलेवेंट है। जी बताएं, टैक्स डेप्रिसिएशन तक आए थे, ऐसे आगे जा चुके थे? अगला निकालते हैं, कोई अलग ही पेज है इसका मतलब। कौन से रूल हो गए थे, हमें ढूंढे उसको यार। फाइनेंसिंग तक पहुंच गए थे। हम्म, नाराज हो गए। लो, लो, क्या ढूंढे यार, खुद ही नाराज चल रहे।
जी यहाँ तक आगे थे एग्जिस्टिंग फिक्स डन। जी लास्ट वाला एबीसी पे रुके थे हम लोग। अच्छा जी, एबीसी से आगे तो नहीं गए ना। चेक कर लो, देख ले यार। कॉस्टिंग की कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो अब तक सीए में नहीं आई, आनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आई। जैसे थ्रूपुट अकाउंटिंग है ही नहीं, होना चाहिए। थ्रूपुट अकाउंटिंग आपके पास नहीं है। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट है, टीओसी, वो भी नहीं है। एक और टेक्निक है जो है ही नहीं, दैट इज मैक्स मिनीमैक्स एंड मिनीमैक्स रिग्रेट रूल। अब तक शायद आए कि आपकी नजर इन चीजों पे नहीं पड़ी, जिस दिन पड़ी बस ऐसे ही होता हमारा, या किसी ने उनको ये बताया नहीं। अब देखें कभी हुआ तो बता देंगे, होना चाहिए। आगे भी नहीं है ना, चक्कर है ही नहीं, कहीं भी नहीं। अच्छा बेटा आगे चलते हैं। बेसिकली हम इस वक्त बातें कर रहे हैं सारी किसकी, रेलेवेंट और इररेलेवेंट। और ये बात हो चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ एनपीवी निकालते हुए कौन से कैश फ्लोस लेंगे, रेलेवेंट कैश। अब अगला पॉइंट समझना है। अब असल में जब हम रेलेवेंट कॉस्टिंग की बात करते हैं तो रेलेवेंट कॉस्टिंग के कुछ ऐसे केसेस हैं जो लेबर से रिलेट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मटेरियल से रिलेट करते हैं। इनके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि मेनली ये आपके सीएमए में आते हैं, लेकिन स्टिल हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है। तो अब बात करते हैं रेलेवेंट कॉस्ट रिलेटिंग टू लेबर। लेबर की बात करें, अब जो भी बात होगी वो रेलेवेंट कॉस्ट रिलेटिंग टू क्या, लेबर। प्लीज सुनिए, वन पॉसिबिलिटी, क्या हमारा लेबर फारिग बैठा हो, आइडल। आप मुझे बताएं जो फारिग बैठा हो वो कभी अपनी कंपनी में ऐसी बातें थोड़ी करेगा कि सर मैं ना ओवर टाइम काम करने के लिए तैयार हूं। ना भाई, आप वैसे ही फारिग बैठे हो, आपको किस ओवर टाइम के लिए रखे भाई। अब सुनिएगा, अगर आपका लेबर आइडल है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक्स वाई जी वर्क फोर्स की जरूरत है और वर्क फोर्स आपके पास है और आइडल भी है, तो रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी जीरो। आइडल टाइम है भाई, आइडल कैपेसिटी है। बात के लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, जीरो। अज्यूम कर लेते हैं, अजम्पशन, एग्जाम्पल के साथ चलेंगे हम लोग। मान लेते हैं भाई कि जैसे अभी अभी आपका माशाल्लाह सेशन स्टार्ट हुआ है, आप घर में बैठे हुए हैं, सब सही चल रहा है। मान लो आपके मोहल्ले में बहुत ही बड़ी उम्र की कोई खातून है, बहुत बड़ी, सब खाला बोलते हैं, आ गई आपके घर पे, आपके वाले साहब भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह। बोला वो खाला ये, बोला खाला क्या बात। खाला ने आपसे कहा, बोला बेटा आप 1 लीटर ऑल पर मुझे ला दो। आपने थोड़ा फेस बनाने की कोशिश की, अबे अब बनेगा शर्म, अबे हमारी भी खाला और तुम हो तो फारिग, कर क्या रहे हो। हाँ, कार्टून देख रहे हो, सारी उम्र ही कार्टून देखते रहो, चलो लेकर आओ। दो चार सुनाई भी, आप 350 के करीब आता है। 350 का 1 लीटर ऑयल पर लाके खाला को आपने दे दिया। याद रखिएगा आइडल कैपेसिटी थी। सिनेरियो नंबर 2। अब सिनेरियो नंबर 2 सुनिएगा क्या है। मान लो यार हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर स्किल वाला बंदा चाहिए जो हमारे पास है, जो हमारे पास है। मान लो डायरेक्टर ने उसको बुलाया और बोला मिस्टर वाई,
हम एक कॉन्ट्रैक्ट ऑप्ट करने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले हैं और हम चाहते हैं आप उसमें जाएं, फलानी फलानी ड्यूटी आप करें। उसने कहा वो ड्यूटी तो मैं नए प्रोजेक्ट में कर लूंगा, चलो। उसने कहा जो मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ इसका क्या होगा भाई? बोला फिक्र नहीं करो, यहाँ पे नया बंदा है, यहाँ पे क्या आएगा सुन ले आप। रिप्लेसमेंट लेबर कॉस्ट इज ऑलवेज रेलिवेंट। आप नए बंदे को वाई से ज्यादा दो, वाई से कम दो, उसके बराबर दो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वट एवर यू आर पेइंग टू द न्यू पर्सन वो रेलिवेंट। तो रिप्लेसमेंट लेबर कॉस्ट इज रेलिवेंट। आप बताए ना प्रोजेक्ट नहीं होता, ना वाई जाता, ना रिप्लेसमेंट में कोई बंदा आता। तो ये ले भाई, रिप्लेसमेंट तो बेटा रिप्लेसमेंट लेबर कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्या है रेलेवेंट। क्यों यार, रिप्लेसमेंट में बंदा आ रहा है तो किसी वजह से आ रहा है, प्रोजेक्ट की वजह से। अच्छा बेटा, थर्ड पॉइंट, अज्यूमिंग, समझना है। एक कंपनी है, उनको एक प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसमें बहुत ही कोई खतरनाक स्किल का बंदा चाहिए। कंपनी के पास वो बंदा है, कंपनी के पास वो बंदा मौजूद है। 3 दिन से उस बंदे को डायरेक्टर फोन कर रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा, टाइम ही नहीं उसके पास। मतलब चौथे दिन डायरेक्टर खुद उसके पास है, यार कम से कम फोन तो उठा लो। बोला सर आपको अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए। इतना भी वैसे मेरा टाइम बड़ा कीमती, मैं काम कर रहा हूँ, आप बोले क्या मसला। मैंने कहा यार हम एक नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं, हम चाह रहे हैं उस पर तुम जाओ। मतलब मैं तो चला जाऊँ, ये एग्जिस्टिंग का क्या होगा? मतलब भाई रोकना पड़ेगा। तुम्हारी रिप्लेसमेंट में कोई बंदा हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो आपने 22 साल में अचीव किया, आपने सिर्फ सीए नहीं, एनईडी से सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली नहीं, आईबीएस एमबीए भी किया। आपकी रिप्लेसमेंट कहाँ से लाए? आपकी रिप्लेसमेंट बनती है तो काम रुक जाएगा। यानी कि रिप्लेसमेंट में बंदा नहीं आ रहा है, याद रखिएगा। और बंदा आपका एग्जिस्टिंग है फुल कैपेसिटी पे। बेटा अगर फुल कैपेसिटी पे बंदा, इस सिचुएशन में जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी ना, जो हम लेबर को पे करते हैं वो भी रेलिवेंट, और काम रोकेगा फिर जाएगा और रिप्लेसमेंट में बंदा ही नहीं आ रहा तो जो कंट्रीब्यूशन लॉस होगा वो भी रेलिवेंट। पेमेंट टू द लेबर प्लस क्या, कंट्रीब्यूशन लॉस। जी, ये बहुत रेलिवेंट सवाल है, बहुत ही रेलिवेंट सवाल है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आई कैप को थ्रूपुट अकाउंटिंग लानी चाहिए। क्या लाना चाहिए? ये क्यों लानी चाहिए? तफरी चल रही, क्यों बच्चे ने तो बात तो सही बोली। अगर लेबर को तो पहले भी पे कर रहे थे, अब भी पे कर रहे हैं, क्यों ले रहे हो रेलिवेंट? इसका मतलब टेक्निकली ये हुआ, कुछ कहना चाहता, हमें ऐसा लग रहा है, चाहे ये लेबर फुल कैपेसिटी पर हो, हमें ऐसा लगता है यार ये बंदे की जो कॉस्ट है एक किस्म की फिक्स कॉस्ट है, देनी है। थोड़ा सा आइडिया हो रहा है? चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो लेकिन देनी है यार। और आसान करता हूँ, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मिनिमम वेजेस का। टेक्निकली आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी फिक्स है, क्यों? मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है?
इसका मतलब पता है क्या है? अगर आप बहुत गहराई में जाओ, वापस आ जाना, लेकिन रेलेवेंट जो चीज बनती है ना, वो खाली डायरेक्ट मटेरियल बनता है। कैसे? प्रोडक्शन होगी तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम होगा। प्रोडक्शन ना भी हो, वो जो डायरेक्ट लेबर है जिसके साथ कोई मिनिमम वेजेस का हमारा कॉन्ट्रैक्ट देने ही है, यानी कि वो वाली कॉस्ट हमें सेव कर ही नहीं सकता, चाहे प्रोडक्शन हो या प्रोडक्शन। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल की अगर मैं बात करूं, वो तो कंज्यूम कब होगा? जब प्रोडक्शन होगी, वरना तो नहीं होगा। तो यहाँ पे थ्रूपुट वाले बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं आपकी जो सेल है उसमें से लॉजिकली आप सिर्फ क्या माइनस करो? डायरेक्ट मटेरियल को। कंट्रीब्यूशन की जगह वर्ड यूज होता है थ्रूपुट का। बोले यहाँ ये जो आ रहा है ना, रेलिवेंट सिर्फ क्या हुआ? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। बात वही बनेगी, कैसे मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आसान करते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 है। मान लो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 30 है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 20 है। इसका मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया भाई? 50। सही। पर यूनिट, पर यूनिट की बात कर रहा हूं मैंने। यहाँ पे कहा भाई आपका बंदा फुल कैपेसिटी पे कितना कर रहे हो? आपने कहा 20 पर यूनिट। मैंने कहा कंट्रीब्यूशन लॉस पर यूनिट कितना आ रहा है भाई? कंट्रीब्यूशन आपका 50। ऐसे ही ना, जब ये बंदा काम नहीं करेगा तो आपको 50 का लॉस होगा। तो मैंने कहा रेलिवेंट कॉस्ट कितनी होगी? 70। फौरन वही कंफ्यूजन आ गई कि लेबर को तो पैसे देने ही देने। फिर एक काम करो, फिर आप सेलिंग प्राइस में से लॉजिकली सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट माइनस करो, कितने की? बात समझ में आती है? तो 70 जो आता है ना, इसका टेक्निकल नाम होता है थ्रूपुट। आप बजाय इसके कि 20 + 50 लो, तो देखो ना, वो लेबर की कॉस्ट को तो टेक्निकली फिक्स बना के इररेलेवेंट बना रहे हैं। अगर आप थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो आपको क्या लेना चाहिए? अगर फुल कैपेसिटी पे आपका बंदा है 70, लॉजिकली 70 का लॉस है। बात क्लियर हुई? पहुंचेंगे उसी पे। पेमेंट टू द लेबर लें प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस लें, या आप लेबर की पेमेंट उड़ा दो और सेलिंग प्राइस में से सिर्फ क्या माइनस करो? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फाइनल रिजल्ट विल बी द सेम। ये बात क्लियर होगी? तो इसीलिए हम कहते हैं यार, आप एक काम करें, क्योंकि उसी 70 पे हम पहुंचते हैं, तो हम पेमेंट टू द लेबर भी ले रहे हैं प्लस क्या ले रहे हैं? लेकिन कब? नंबर वन, हमारा बंदा किस पे? प्लस याद रखिएगा, रिप्लेसमेंट लेबर नहीं आ सकता। अगर रिप्लेसमेंट लेबर आ रहा है तो फिर तो बात ऑलरेडी हो चुकी है। रिप्लेसमेंट लेबर की कॉस्ट रेलेवेंट है ना। क्लियर बात? अब सिनेरियो चेंज हो गया। मान लो आप घर पे बैठे हुए हैं और एग्जाम में 4 दिन बाकी हैं, सिर्फ 4। उफ यार, एंड में जो आप पढ़ते हो, माशाल्लाह, घर वालों को तरस आ जाता है। यकीन मान, बेटा अपनी सेहत का भी ख्याल रख लेंगे, इतना पढ़ रहे हो, पागलों की तरह लगे पड़े। मोहल्ले वाले डर जाते हैं, बोला भाई क्या हो, पहचान भी नहीं आ रहा। आपने कहा, नहीं यार क्या बोल रहे हो यार नासिर भाई? बोले मैं नासिर न्यू फयाज हूँ। आपने पता है माजिद भाई? बोला, फयाज जा पेपर की तैयारी कर भाई। अब 4 दिन पेपर में बाकी है, इस लेवल की आप कैपेसिटी पे पढ़ रहे हो और खाला आ गई। खाला आ गई। वालिद साहब भी है माशाल्लाह, आप बैठे हो। अब खाला आई तो आपको पुरानी बात याद थी, अब्बा ने सुनाया। खाला ने कहा बेटा मेरे लिए 1 लीटर और 350 ले आओ। आप फौरन से उठ गए चुप करके, क्योंकि आपको पता था अब्बा जी सुनाएंगे। आप जैसे ही उठे, अब्बा ने कहा बेटा आज तू बैठ जा। आपके वालिद साहब ने खाला से कहा, खाला मेरा बेटा ऑल्पर का दूध तो ले आएगा आपके लिए, लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर ये फेल हुआ, तबानीस में जो उसने 20,000 रुपये दिए वो, प्लस एग्जाम के जो 10-12 हज़ार रुपये दिए वो, प्लस इसने कैंटीन में जो 25,000 रुपये लगाए हैं वो। आपने कहा बजी वो उबर करीम से भी मैं आ रहा जा रहा, 30,000 रुपये वो। फिर आपने कहा 2 दफा मुझे दोस्तों को खाना भी खिलाना पड़ेगा, तो कितने लगे? 10 10।
तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए का बिल बना दिया। मेरा ख्याल है अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़े। खाना देगा 1 लीटर ऑयल पर जो 350 का आता है, उसकी रेलिवेंट कॉस्ट आज कितनी है? 1,50,000। बोला यार, मैं बोला मैं खुद ही ले आती हूँ। तो खैर आपने एक पेपर का हिसाब लगाया, अगर 2-3 पेपर और ऐड करते तो मैं उसमें महस आ जाती। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सर? आप फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, खतरनाक दिन चल रहे, उन दिनों में थोड़ी मोहल्ले वालों के लिए आप मिल्क लेकर आओगे भाई? पागल हो गया हो? तो जब फुल कैपेसिटी पे बंदा होता तो रेलिवेंट कॉस्ट फिर प्रैक्टिकली भी कुछ और ही होती। बात क्लियर? लेकिन आप लोग फुल कैपेसिटी पे सिर्फ एंड में ही आते हो, पहले तो आप रिलैक्स, फुल रिलैक्स चल रहे हो। और कुछ बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अल्लाह माफ करे नहीं करते चार्टर्ड अकाउंटेंसी बाद में, वो कभी फुल कैपेसिटी में आते हैं। उनको कोई भी दोस्त कॉल कर दे, कोई रिश्तेदार कॉल कर दे, बस वो कभी किसी को ना नहीं बोलते, ये उनकी क्वालिटी होती है। आप भी दिमाग लड़ाएंगे ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जिसको आप रात को 3 बजे भी कॉल करो, बोला तेरा भाई अभी आया। ये इंतहाई दुनिया का फारिग आदमी, अल्लाह माफ करे। मतलब कभी भी कॉल करें आप देखिएगा कोई ना कोई ऐसे आपका दिमाग में आ जाए। काम आपका है, सब कुछ आपका है, वो फ्री में वैसे ही आपके साथ जा रहा है कंपनी लेने के लिए। आप हाँ मैं अकेला बोर हूँ, मैं इसको साथ ले लेते जरूरी। तो भाई बंदे को ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई वैल्यू भी हो, ये थोड़ी जो बुला रहा है बंदा पहुंच। अच्छा बेटा आगे चल, एक और सिनेरियो। अगर कभी ऐसा हो, एक काम करना है और उसके एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, यानी कि टू डू द सेम जॉब, टू डू द सेम वर्क, नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। रेलिवेंट कॉस्ट कहता है गो फॉर द चीपर वन। लेकिन यहां पे ऑफकोर्स काम का पॉइंट क्या है? क्वालिटी सेम। ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई रेलिवेंट कॉस्ट के चक्कर में। देखो अगर आप क्वालिटी में ही कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, ऐसे पैसे बचाने का क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं। देयर इज जीरो बेनिफिट। जैसे आई थिंक आज शायद मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था वॉरेन बुफे का, वो बड़ी अच्छी बात कर, कहता है दुनिया में सबसे चीप इन्वेस्टमेंट, सबसे जो अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो बंदे की अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, अपनी नॉलेज को बहुत स्ट्रांग करे, खुद ऐसी स्किल सीखे जिसमें बहुत आगे जा सके। बोले ये सबसे सस्ती इन्वेस्टमेंट है, सबसे अच्छी है। बोला मेजोरिटी को ये बात समझ में ही नहीं आती, मेजोरिटी को समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है लोग पीछे रह जाते हैं। वो अपना वॉरेन बुफे इस एज में भी कहता है रोजाना 500 पेजेस पढ़ता हूँ, हमारा बच्चा पढ़ ही ना ले। बोला बुफे साहब आपका दिमाग खराब हुआ, मैं इतना पढ़ूंगा मर मरा जाऊंगा, अल्लाह माफ करे। पता नहीं मैंने किसी न्यूज में आज तक नहीं पढ़ा फलाना मर गया क्योंकि पढ़ता बहुत, किसी डॉक्टर ने भी ये कॉज नहीं बताई। या तो ऐसा कुछ होता ना कि इतने पेजेस के बाद बंदा गया, फिर तो लोग ना पढ़े, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब ये वॉरेन बुफे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा भाई, कि सबसे चीप और अच्छी इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है महंगे कपड़े लेना शुरू कर दें, हम घर वालों को अलग ही तंग कर रहे हैं कि मैं अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। बोला तेरा दिमाग खराब है, वॉरेन बुफे का आर्टिकल दोबारा पढ़। वॉरेन बुफे को तो लोग ज़कात के पैसे देते हैं, अल्लाह माफ करे, वो तो नए कपड़े ही नहीं लेता। तो बुफे को समझाना पड़ता था थोड़ा खर्चा भी कर लिए। वो खैर उसका अलग अलग मसला है जो भी है, लेकिन अच्छी एडवाइस उसने ये दी कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। तो प्लीज स्किल्स सीखा करें, ये ना कहा करें पहले ही इतने लग चुके हैं और क्यों लगाओ। तो बेटा टू डू द सेम जॉब अगर नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, तो रेलेवेंट कॉस्ट के अकॉर्डिंगली किस पे जाएंगे? चीपर वन। व्हेन number of options are available to do the same job,
then opt the cheaper one. Then opt cheaper option. किस पे जाएंगे भाई? चीपर ऑप्शन में जाएंगे। बात क्लियर हुई? बेटा रेलिवेंट कॉस्ट रिलेटिंग टू मटेरियल, इस पे बात कर लेते हैं। प्लीज जैसे समझेगा। पहला पॉइंट, अगर आपका मटेरियल रेगुलर यूज में, मतलब वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन है किसमें? रेगुलर यूज में, तो देखिएगा रेगुलर यूज के अंदर अगर मटेरियल है, रेलिवेंट कॉस्ट इज द करंट परचेज प्राइस। रेलिवेंट कॉस्ट क्या? करंट परचेज प्राइस। देखिए, मान लो कि वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा हुआ है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल भी हो सकता है, सही? लेकिन मेरे भाई, अगर उस स्टॉक को उठा के कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लूंगा, अपने रेगुलर यूज के लिए बाहर से खरीदना पड़ेगा, या डायरेक्टली इसके लिए कहां से ले लूंगा? बाहर से, मार्केट से। इन एनी केस मटेरियल आपको परचेज करना पड़ेगा। क्लियर? तो जब आपका मटेरियल रेगुलर यूज में हो, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? उसकी करंट परचेज प्राइस। चाहे पुराना वाला आपने जितने का भी लिया हो, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, आज की करंट परचेज प्राइस अज्यूम कर लेते हैं कि आपने जो एमएफए का एडवांस है बीएफडी, हमने बीएफडी की ओरिजिनल बुक ली। लोग फोटो कॉपी लेते हैं, मेजोरिटी वो भी नहीं लेती, सॉफ्ट कॉपी लेती है, हमने नहीं, ओरिजिनल बुक ली। 3,000 रुपए की आपने बुक ली, खरीद ली, और रेगुलर इस्तेमाल में बुक आ रही है आपको, रेगुलर यूज हो। एक आध महीने के बाद मान लो न्यू बुक 4,000 की होगी। जब वो 4 की हुई, आपको कजन ने कॉल की, मिला यार मुझे ना बीएफडी की बुक चाहिए, और इस आपने कजन फिर एक काम करो, 4,000 रुपये दे दो। बोला भाई मार्केट से थोड़ी खरीद के लानी है, आपका पता है 3,000 की आपने ली थी, तो आप 3,000 रुपये लें, अपनी बुक छोड़ के चले जाए। आपने असल में ना, मैं पढ़ रहा हूँ। बोला यार मजाक की आदत गई नहीं तुम्हारी। बोला, मैं पढ़ रहा हूँ भाई।
पढ़। आपने कहा, उसने कहा लेकिन आपने तो 3,000 की बुक ली है, कितने की? बोला 3 ले लो। बोला भाई क्यों ले लो? बोला आप मुझे अगर 3 दोगे तो मुझे फिर मार्केट में जाके क्या करना पड़ेगा, 4 की लेनी पड़ेगी। या तो आप डायरेक्टली 4 दे, मैं बाहर से ले आपके लिए, ये लेने दो मुझे, देने आपने 4। रजन ने, यार अजीब बंदा है यार, खरीदी कितने की थी, पेज कितने में? अरे यार, मैंने तू पढ़ बीएफडी, तेरे कॉन्सेप्ट में मुझे मसले लगे। बोला ठीक, बोला, हमारे तो ऐसे ही, हमें तो 4,000 रुपये चाहिए। तो आइडिया हो रहा है रेगुलर यूज में रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? करंट परचेज पर, आज की परचेज पर। क्लियर? नॉट इन रेगुलर यूज, and does not have any alternative use, let's say. अब सुनिए भाई, रेगुलर यूज में तो है ही नहीं, प्लस क्या नहीं है, कोई उसका ऑल्टरनेटिव यूज। अब बेटा रेलिवेंट कॉस्ट होगी एनआरवी। रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? नेट रिलायजेबल वैल्यू। भाई रेगुलर यूज में नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, तो बेचो। अब मान लो, अज्यूम कर लो, बीएफडी का पेपर आप दे चुके हैं, पेपर हो गया माशाल्लाह, ठीक। और आप चले गए बुक शॉप वाले के पास जिससे आपने वो बीएफडी खरीदी थी, 4,000 की, 3,000 की। आपने, यार मैं बेचना चाह रहा हूँ, पेपर तो मेरा निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं। उसने बुक देखा, बोले यार इतना संभाल गए था आप, आपने किसी पेज पे हाइलाइटर भी यूज नहीं किया। अरे यार कैसे पढ़ते थे आप? हाँ मैं संभाल गया भाई, बिल्कुल। यार पहला बच्चा देखा, अरे वो तो ठीक है, मिलेंगे कितने? बोले यार मैं आपकी बुक की कंडीशन देख रहा हूँ, 2,000 रुपये जाओ। हालांकि नहीं, अब 5,000 की चल रही है, मान लो कितने, 2,000। अभी बुक दी नहीं आप, लेकिन वैल्यू मिल गई कितने की? कजन का फोन आया, तो अभी कैसे हो ये यार? बोला मैंने तो बीएफडी दिया ही नहीं है, वो मैं दूसरे पेपर देने लग गया, तुम्हारा तो हो गया बीएफडी माशाल्लाह। एक काम करो, बीएफडी की बुक मैं आ रहा हूँ, शाम में लेके चला आऊँ। आपने कजन आइयो, 2,000 रुपये भी लाई। मैंने, किस बात के 2,000? अब तो बुक तुम्हारे काम की नहीं, आपने मेरे काम की नहीं, लेकिन शॉपकीपर तैयार है 2,000 में खरीदने के लिए, तो तुम्हें फ्री में कैसे दे सकता हूँ मैं? अब इसकी रेलिवेंट कॉस्ट है कितनी? या तो 2,000 तुम दे दो, वरना शॉपकीपर तो बोला मर जाएगा, मर रहा है, अल्लाह माफ, कुछ कर लेगा अगर मैंने इसको बुक ना बेची। तो भाई अगर मटेरियल रेगुलर यूज में नहीं है, कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? एनआरवी। बात समझ में आ रही? कजन ने फिर फोन रख लिया और आपको ठीक ठाक सुना ही दोबारा, बोला यार ये कैसा बंदा है, किस तरह से पैसे मांगते हैं। थर्ड, मटेरियल है हमारे पास लेकिन नॉट इन रेगुलर यूज, बट ऑल्टरनेटिव यूज इज अवेलेबल, बट ऑल्टरनेटिव यूज इज अवेलेबल। अब ये जरा समझना, ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं रेलिवेंट कॉस्ट इज हायर ऑफ। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं रेलिवेंट कॉस्ट क्या? हायर ऑफ।
हायर ऑफ क्या देखे? एनआरबी, एनआरबी ले लें। और करंट परचेज प्राइस ले लेंगे किसकी? ऑल्टरनेटिव मटेरियल, किसी ऑल्टरनेटिव मटेरियल। करंट परचेज प्राइस किसकी आएगी? ऑल्टरनेटिव यूज। क्या ऑल्टरनेटिव यूज की क्या वैल्यू, वो देखेंगे विच एवर इज हायर। हाँ, ये काम का मान। समझते हैं, एक मिनट। अज्यूमिंग एक हफ्ते के बाद, अभी आपने बुक बेची नहीं, याद रखिएगा बीएफडी, एक हफ्ते के बाद आप दोबारा शॉप पे चले गए। शॉप वाले ने कहा, क्या भाई 2,000 लेने आए हो? आपने, हाँ यार सोच रहा हूँ कि बेच दूं, 2,000 आ जाएंगे, दोस्तों को पार्टी करा दूंगा। बोला क्या खाली चाय पिलाने के मूड में? बोला नहीं। अभी बातें चल रही थी कि दोस्त का फोन आ गया। उसने, हाँ भाई सीएफए का क्या प्लान है? क्यों, बात लोग अलग होते हैं दुनिया में, जो सारी जिंदगी सिर्फ पढ़ते रहते, पागल होते हैं पढ़ाई के भी, दिल नहीं भरता उनका। सीए कर लिया भाई, बोला अब सीएफए तो करना ही है। और आईसीडब्ल्यू, आईसीडब्ल्यू तो लाजमी करना है। सीए का लंदन, लंदन का भी तो होना चाहिए ना, यूके का भी तो होना चाहिए सीए। 6-7 और कर ले बेटा, आराम से 50-60 का हो जाएगा ना, फिर सोचिए। अब कुछ करना बाकी है? नहीं, अब तो जाना ही है। जाहिर सी बात है, सब तालीम में लगा दिया। तो कुछ लोग भाई तो पढ़े हैं जरूर, लेकिन इतने अरमान ना हो पढ़ने में, दिल ही नहीं भर रहा, ये भी पढ़ लूं वो भी, बस भाई मौत हो गई। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक क्वालिफिकेशन बहुत होती है, विद अ गुड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बस इतना जुल्म नहीं है, ये भी पढ़ लूं ये भी पढ़ लूं भाई, मतलब स्किल सीखो। एजुकेशन एक ले ली बहुत। बहुत पहले एक लड़के को मैंने एडवाइस दी थी, और वो भी इत्तेफाक की बात है, 2-3 महीने पहले ही मैं इस्लामाबाद गया हूं, मुझे मिला एयरपोर्ट पे, दोनों उतरे। कह रहे सर आप, मैं याद हूँ बहुत पुराना, 5-6 साल पहले एडवाइस दी थी। मैंने कहा हाँ यार, हमारी मीटिंग खाली 2 से 3 मिनट में हुई, लेकिन वो इवेंट ऐसा था मैं न भूला, वो भी नहीं भूला। ही केम टू मी आफ्टर डूइंग सीए। सीए हो गया, मैं ऑफिस में बैठा था, सीए के बाद आया मेरे पास, सीए हो गया। कह रहे सर मेरा सीए अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, नाउ आई एम थिंकिंग मैं एसी से कर लूं। मैंने, क्यों? जब आपका सीए हो गया है, खत्म, अब क्यों एसी से? मैंने जैसे ही उसको कहा ना, अब क्यों एसी से, उसने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, बंदा 1 मिनट के बाद ऑफिस से कल्टी। उसके बाद उसने कभी गलत क्यों मशवरा दूं भाई, ये तो जाती है ना, ये कर चुका है यार, अब एसी से तो क्यों? बन गए ना चार्टेड अकाउंटेंट, या डबल चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, क्या करना? तो उसने नहीं किया, अच्छी बात है, बस एक तालीम आ गई, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो सही है। तो दोस्त का फोन आ गया, उसने कहा भाई सीएफए का क्या होगा, सीएफए का नहीं करना क्या? हमें करना है भाई, तो करेगा ना सीएफए, करेगा सीएफए। बेटा अगर सीएफए करना है ना, तो उसके जो 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब पार्ट 1 में ना बीएफडी की बुक यूज हो जाएगी। हमने, है ना, बोला हाँ। हमने, पार्ट 1 की बुक कितने की आ रही है? बोला 6,000। कितने की? इतने में कजन का फोन आ गया, और कजन इस दफा 2,000 का माइंड बना चुका। इस दफा कजन ने कितने का माइंड बना दिया? कॉल की, बोला यार बस सही है यार, डिसाइड कर लिया है, तुम्हारी बुक की तारीफें भी बड़ी सुनी, तुम पढ़ते भी बड़ा अच्छे हो, कजन हो यार, अपने भाई हो यार। शाम को आऊंगा, 2,000 रुपये दे के बुक ले जाऊंगा। कजन, अब कहानी 6,000 की। बोला भाई नई वाली 5 की आ रही है।
नहीं वाली तेरी तो पुरानी है। अरे है पुरानी, लेकिन जो उसका ऑल्टरनेटिव यूज है ना उसकी वैल्यू बहुत है। और उसकी वैल्यू उसने फिर सुनाया आपको। तू सुधर ही नहीं सकता। भाई तू लाइलाज है, तू किसी काम का नहीं है, कभी काम नहीं आएगा, बातों से मुकर जाता है। अभी 2000 बोले थे एक हफ्ते पहले, अब 6 हो गए। नहीं 5 की मिल रही है, मैं तेरे से 6 की लूं। तो क्या करे। अगर दोस्त की का फोन नहीं आता तो कजन का काम हो जाता। बोले लेकिन हुआ क्या है? बोला अभी नासिर का फोन है। बोला नासिर, ये तो मेरे साथ ही खड़ा है, तुमसे बात कर रहे थे थोड़ी देर। बोला हाँ, इसी ने तो फोन करके सब बताया। बोला नासिर, अबे तेरे चक्कर में बुक 6 की हो गई है, तुझे अभी कॉल करनी थी, बाद में नहीं कर सकता? बोला यार वो आज आखिरी दिन था ना, पैकेज का पैकेज खत्म हो जाता। तो मैंने कहा इसको मशवरा दे दो। बोला यार। तो भाई अगर आपके पास कोई मटेरियल है लेकिन क्या मौजूद है, फिर किस पे जाओगे? हायर ऑफ। क्लियर होगी बात? अच्छा बेटा अब इसको समझना। अज्यूम करते हैं, देखो अगर कभी ऐसा हो ना कि कोई कोई आपका आउटफ्लो रुक जाए। क्या रुक जाए? यानी कि कोई आउटफ्लो क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। मतलब आउटफ्लो होने वाला था, समथिंग हैपेंड, आउटफ्लो रुक गया। इससे इनफ्लो लिया जाता है। फिर लो दोस्तों, यार ये क्या तफरीह है सब। देखो मैं कह रहा हूं, आपका आउटफ्लो कंफर्म था होना है, समथिंग हैपेंड, अब वो आउटफ्लो रुक गया है, नहीं हुआ भाई, क्या बन जाएगा? इनफ्लो। समझते हैं कैसे? मान लो कि यार आपने माशाल्लाह मेहनत की, बन गए भाई, आप सीए बन गए यार, खत्म। जिस खानदान के बंदे ने खुश होना था वो खुश हुआ, जिसने आपको सुना नहीं थी उसने सुनाई आप। बोला ऐसे ही, ये कुछ नहीं होगा इससे, ये खाली पढ़ ही सकता है, ये क्या करेगा अब? बोला क्या हो गया भाई, क्या हो गया? खाली आधे धान ही तो टूटे मेरे, बाकी तो पूरे हैं ना। बोला हालत देख अपनी, हालत 49.5 में जाके सीए किया आप। सर पे एक बाल नहीं रहा। कह रहे मैं फ्यूचर बनाऊंगा अब। मैं कौन सा फ्यूचर? अब कुछ बचा है बनाने के लिए? मैंने लेकिन ये तो हो गया ना, खानदान में कोई सीए आ गया, ये कम है। कहा, भाई अगर इस तरह के सीए आएंगे नहीं चाहिए। आपको देख के तो 3 को और निकाल दिया सीए, बोला निकलो। बोला तुम तो नजर नहीं आ रहे, सीए का कोई खानदान में नाम नहीं ले। कर क्या दिया सीए ने हमारे बच्चे के साथ? आई क्या पे केस कर दिया। बोला जिस बच्चे ने एडमिशन लिया था उसकी तस्वीर देखो। जो एफिलिएट हो रहा है, वो भाई बंदा कहाँ चला गया हमारा? ये तो वो है ही नहीं जिसने एडमिशन लिया था। ये कौन है? ना यार हम तो कोशिश कर रहे थे। बोला क्या कोशिश की आई कैप में, जल्दी पास कर देते हैं। खैर, आउट तो हो गया क्यों? रुक जा, समझ आता भाई, इनफ्लो। ठीक है, खैर अल्लाह माफ करे। मैंने खाली लाइफ में एक बंदे को कन्विंस किया 2-2.5 घंटे लगा के, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कन्विंस हो गया। लेकिन एक आध महीने के बाद फिर उसको दौड़ा पड़ा, फिर मैंने उसको कन्विंस किया। अभी रिसेंटली फिर मैंने यार, अच्छा वो बच्चा जाना चाह रहा था मेडिकल में, मैंने कहा ये तो सी से भी खतरनाक है। मैंने 10 साल तो हंसी खुशी लग जाएंगे, उसके बाद ऐसे पैसे मिलेंगे कि मजा ही नहीं आएगा। और मैंने कहा, उसके बाद भी पढ़ना है, पढ़ाई खत्म ही नहीं होगी, रात को भी बुला रहे हैं, कुछ जिंदगी ही नहीं होगी। इट्स वेरी टफ। खैर अल्लाह का शुक्र है समझ में आई बात। पर फिर कुछ टाइम का फिर उसको मैं फिर
कुछ और कर ले, मेडिकल ही रह गया। बच्चे भी ना, जो पढ़ नहीं रहा तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा, जो पढ़ रहा तो ऐसी चीजें चूज कर रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं क्या कर रहे हो, कोई दूसरी तालीम कर लो भाई। मान लो भाई आपका सीए हो ही गया, लग गई जॉब, एक कंपनी ने आपको बोला इसको हायर कर लो भाई, आई कि हमने स्पेशली उनको ईमेल की थी, इस बच्चे को रख, बच्चा तो मत बोलो है, बोला इसको रखो यार, आप सुन ले, वापस आया, जॉब मिल गई। बेटा जॉब जैसी मिली, आपने 3-4 महीने बाद कंपनी को एडवाइस दी, ठीक है? लोग आपकी एडवाइस सुनते हो ना, उसकी एडवाइस बड़ी जबरदस्त होती है। मोहल्ले में तो आपने पाबंदी लगानी है सब पे, बोलो कोई सी भी नहीं करेगा, पता मैंने कर लिया सी, बहुत ठीक है भाई। आपने कंपनी से कोई एक मेडिसिन के बारे में बताया या किसी मटेरियल के बारे में बताया, आपने कहा अगर सर वो बाहर से हम इंपोर्ट करवा लें, उससे जो प्रोडक्ट बनेगी बड़ी डिमांड है, बेटा बेटा देख लो, मैं तुम्हारे कहने पे लगा रहे पैसे, हमने कहा $5 लाख ही तो है, क्या मर रहे हो आप लोग, कंपनी चला रहे हो, कोई दुकान थोड़ी चला रहे हो छोटी सी। बोला वो तो ठीक है, मतलब 1 रुपया भी गलत क्यों लगे भाई। खैर आपने फिजिबिलिटी बना के दी, आपके कहने पे कोई केमिकल उन्होंने इंपोर्ट करवा लिया $5 लाख। इत्तेफाक की बात है, केमिकल आया है कंपनी के अंदर, और गवर्नमेंट ने उस केमिकल से बनने वाली प्रोडक्ट पे पाबंदी लगा दी। और $5 लाख लगे। और ये जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आईकेप की अपनी कंपनी, तो आईकेप ने स्पेशली आपको बुलाया, बोला यार सारे बदले हमसे ही लेने थे। हमें नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मतलब मेरा कोई इरादा नहीं, मैंने तो अच्छी नीयत से किया था, गवर्नमेंट ने अब क्या करे। खैर जो सुनानी थी कंपनी वालों ने आपको सुनाई, लेकिन वक्त का पहिया चलता था। 6 महीने के बाद दोबारा बुलाया डायरेक्टर, बोला आपको याद है 6 महीने पहले केमिकल, बोला यार मुझे क्या याद है, बोला सर मुझे कल की बात नहीं याद रहती, 6 महीने। बोला मुझे अगर इतना याद रहता तो मैं पास नहीं हो जाता बहुत जल्दी। ये बोल रहे हो भैया, बोला 6 महीने पहले आपके कहने पे $5 लाख का केमिकल आया। हमने जी जी याद आया, आया। बोला क्या हुआ, बोला वो केमिकल पॉइजन बन गया है। हमने अब, बोला अब उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने में $1 लाख लगेगा हमारा। बोला ये तुम्हारी एडवाइस, कितना लगेगा? 5 लाख तो कंपनी भूल चुकी है, अब एक नया 1 लाख। डायरेक्टर वाले आपको सुना रहे थे, इतने में एक कॉल आपको आई, कॉल में आप बात कर रहे हो, एक खाली डायरेक्टर से बात सुनी कि बंदे ने कहा भाई कितने पैसे लेगी आपकी कंपनी, आपने कहा हमारी कंपनी फ्री में देगी, फ्री में। कॉल बंद हो गई। बट डायरेक्टर ने कहा कंपनी का भी बोल लो, फ्री में भी बोल लो, मैं कौन हो यार, क्या हुआ है? फोन पे क्या कर दिया? बोला सर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आ गया जिसमें इत्तेफाक की बात है यही केमिकल इस्तेमाल हो सकता है जो कि पॉइजन बन गया, इसी कंडीशन में यूज हो जाएगा। और वो कंपनी ये पूछ रही थी कितना पे करें, बोला आपने क्या जवाब दिया? बोला मैंने कहा फ्री में ले लो। कितने में ले लो? फ्री में। मैं डायरेक्टर ने कहा यार, अबे सखी इंसान, कुछ तो मांग लेता। बोला सर $1 लाख तो आ गया ना आपका? बोला $1 लाख आ गया? बोला बेटा क्या हो क्या गया, मतलब कैसे आ गया? हमने 1 मिनट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना हो जिसमें ये केमिकल जो कि पॉइजन बन हो चुका है उसको यूज करना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो क्या होगा? बोला हमें $1 लाख लगाने पड़ेंगे इसको डिस्पोज ऑफ करने में। बोला इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या होगा? बोला हमारा $1 भी नहीं लगेगा। हेयर इज द सेविंग, $1 लाख। जबरदस्त है। हमने कहा सर मैं उससे पैसे मांगता, देने थे नहीं उसने, कहीं कॉन्ट्रैक्ट ही चला जाता, हमें उल्टा 1 लाख का फिर नुकसान हो जाता। तो कॉन्सेप्ट का आइडिया हो रहा है, एक आउटफ्लो अगर रुक जाए, क्या ले लोगे भाई उसको? इनफ्लो।
ये हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ हम तो दुनिया के बिल्कुल अलग लोग हैं माशाल्लाह, कंट्री भी माशाल्लाह अलग है। यूके में तो होता है। कैसे क्या होता है बताता हूँ। यूके में ऐसा नहीं होता कि आपने पढ़ा, ठीक है, अब एजुकेशन पूरी करने के बाद मैं कहता हूँ 100 में से अगर एक बच्चा भी शायद ऐसा नहीं होता कि जब पाकिस्तान आएगा बुक्स लेकर आएगा, कोई नहीं लाता। और 600 तरह का सामान होता है, बुक्स कोई नहीं लाता। अच्छा, प्लस यूके का सिस्टम क्या है, ये नहीं होगा पुरानी बुक्स हैं उठा के डस्टबिन में फेंक दी, ना ना ना। पहले उसकी प्रॉपर पैकिंग करोगे, फिर एक एक्सवाईजी एजेंसी को आप कॉल करो, बुक्स भी दोगे और 100 पाउंड भी दोगे उनको, तब लेके जाएंगे। फिर अपना मुल्क याद आता है, कहीं भी कुछ भी फेंक दो। अब करते क्या हैं लोग बताता हूँ। जो पुराने लोग होते हैं ना खिलाड़ी, उनको तो सब पता होता है। जैसे ही कोई नया पाकिस्तानी आता है, उसके साथ थोड़ी सी दुआ सलाम है, कुछ लोग ये करते हैं, बोला यार ओए, बोला तू बुक्स मत लेना, न्यू बुक्स नहीं लेना, तेरा भाई तुझे फ्री में सारी बुक्स देगा। बोला नहीं, नया बंदा था उसको पता नहीं था, बोला नहीं यार आप क्यों देंगे मेरे को। पाकिस्तानी भाई, उसने आपको अपनी सारी बुक्स दे दी। लॉजिकली उसने अपने 100 पाउंड बचा लिए। अब जब आप यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हो तो यूनिवर्सिटी आपको फीस के अंदर बुक्स शामिल होती, उसने भी दे दी। अब जब ये बंदा वापस आएगा ना कराची या पाकिस्तान, इसके 200 पाउंड लगेंगे। क्यों? तो वाले तो फिर इसको याद आएगा यार तेरा भाई। तो यूके यूके भाई। तो उस बंदे का तो इन्फ्लो हो गया ना, उसका 100 पाउंड नहीं लगा, किसी और का जो भी हो। तो बेटा याद है, आउटफ्लो का रुक जाना क्या होता है भाई आपके इन, याद रहेगा। आगे चल, मेक श्योर कि आपने बाहर जाते हो किसी से कुछ नहीं लेना। खैर वो तो घर वाले इतना समझाते हैं, बंदा वैसे ही डर जाता है। मतलब किसी से बेटा कोई चीज नहीं लेनी, कुछ भी नहीं करना। एयरपोर्ट पे इतना डराते, एक दूसरे से ही डर लग रहा होता। बोले बोले, अबे हम तो घर वाले हैं, हमसे क्यों डर रहे हैं। बोले, हमें इतना डराया है ना। अब आ गया है बेटा, आगे चल। अब बेटा एक स्टेप आगे। अब कुछ रेलिवेंट इररेलेवेंट से थोड़ा आगे निकलते हैं, और इसमें एक आध सिनेरियो सुन ले, काम आएगा, वरना उसमें भी आ जाता है। सिर्फ समझाने के लिए। मान लो आपके पास एक पुरानी मशीन है, ठीक है। एग्जामिनर कह रहा है इसकी नेट रिलायजेबल वैल्यू अगर आज बेचेंगे तो 2 लाख रुपए। इफ यू सेल टुडे यू विल गेट 200,000। सेल करो, कितने ले लो। और एग्जामिनर खुद कह रहा है, या सवाल ये कह रहा है अगर इसको 1 साल तक या 2 साल तक किसी कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लो। किसमें यूज कर लो? तो फिर इसकी जो नेट रिलायजेबल वैल्यू होगी ना, वो 1,20,000 होगी। कितनी होगी? तो 80,000 आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है, सोचो। बात क्लियर है? भाई दो की आज कितने की सेल हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे भी सेल होगी, कितने की? 1,20। ऐसी सिचुएशन में मैं कहूँ यार रेलेवेंट कॉस्ट तो आप कहेंगे 80,000। बात क्लियर है? आज सेल करेंगे 2 लाख, मान लो कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा यूज होगी, आफ्टर दैट सेल होगी कितने में? 120। ऐसी सिचुएशन में रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? 80,000। और वो घुमाने के लिए ना हरकतें कर रहा होता है, 80 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, नेट बुक वैल्यू फिर इतने की हो जाएगी, उतने में ही सेल होगी। भाई असल कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन को रेलेवेंट नहीं ले रहा। मुझे आपने कहा आज 2 लाख में सेल हो रही है, सही। आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट के एंड में सेल होगी 120 में, तो मेरा तो फिर 80 का लॉस है ना। बात क्लियर है? तो 80 मेरे लिए क्या है? रेलेवेंट। क्लियर? एक और चीज समझनी है ताकि आगे चले। मान लो कंपनी के पास एक बिल्डिंग, कंपनी के पास एक, समझना,
और कंपनी ने वो बिल्डिंग रेंट पर दे रखी है, यानी कंपनी को क्या मिल रहा है, रेंट इनकम मिल रहा है, इनफ्लो आ रहा है। अब सुनिएगा, किसी प्रोजेक्ट की वजह से आपका इनफ्लो रुक जाए, आप उसे चाहे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहें, टेक्निकली वो आपके लिए अब आउटफ्लो है। पैसा आना था, प्रोजेक्ट की वजह से अब नहीं आ रहा। जैसे आउटफ्लो का रुक जाना क्या था, इनफ्लो, तो इनफ्लो का रुक जाना क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। यू कैन से ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ओके। अब सिनेरियो समझना, एक बिल्डिंग है जो कंपनी ने किस पे दे रखी है, रेंट पे। कंपनी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और वो प्रोजेक्ट, इत्तेफाक की बात है, उसी बिल्डिंग में एकोमोडेट होगा विच इज ऑलरेडी ऑन रेंट। थोड़ा सोचो, अगर वो बिल्डिंग ऑलरेडी रेंट पर है और प्रोजेक्ट उसी में एकोमोडेट होगा, रेंटल इनकम गई, टेनेंट फारिग ना, मतलब निकलो, प्रोजेक्ट आएगा। अब रेंट आपके लिए बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेलिवेंट होगा। अब मेरी बात समझनी है, तो सिर्फ रेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगा। नॉर्मली रेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा जाता है एनुअली 10% का राइज, 15% का राइज। तो कॉन्ट्रैक्ट में जितने परसेंट का राइज लिखा ना हर साल का, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हर साल बढ़ेगी। भाई सोचो ना, अगर मुझे पहले साल 1 लाख मिलना था, नहीं मिलना, 1 लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगले साल भाई उसको 10% से इंक्रीज होना था, अगले साल मिलता तो 1,10,000 मिलता। तो अब आपकी अगले साल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 लाख नहीं है, 1,10,000 है। ये बात क्लियर हो रही है भाई, रेंट में ऐसा होता है ना। तो याद रखिएगा, अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पर दे रखी है और हम प्रोजेक्ट उसी में क्या कर सकते हैं, एकोमोडेट, तो मेरे लिए अब रेंटल इनकम बिकम्स माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नॉर्मली बात कर रहा हूं, एक्सेप्शनली कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, रेंट के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है यार एनुअली इतना राइज होगा, ऐसी कोई बात है जो कि नॉर्मली होगी, तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हर साल बढ़ेगी। ये बात क्लियर होगी। चलो आगे चलते, टाइम कितना बाकी है, टाइम है 4 से 5 मिनट। चलें जल्दी से रिकैप दे देता हूँ जो अभी हमने पढ़ा है, बजाय इसके कुछ नया लाएं, ताकि आप लोग जाके इंटरव्यू की टिप्स ले सके। क्या यार इंटरव्यू की टिप्स बुलाते ही नहीं, तो आप देखें ना, आप बुलाओ तो फिर टिप्स की भी बात समझ में आती है। आप बुला ही नहीं रहे भाई, आप पहले इस पे बात करो ना, आप बुलाओगे कि नहीं, गलत है। आप आईबी के बच्चों को बुला रहे हो, उनको सुना है बगैर इंटरव्यू के भी ले लेते हैं, उनको सब कुछ रिलैक्स है उनके लिए। असल तो ऑडिट फर्म को जो बच्चा लेना है, वो तो असल तो चाहिए का बच्चा लेना। आप आईबी वाले को तो ऐसे ले रहे हो जैसे बस नहीं चलता, रेड कारपेट बिछाए आई के वाले। बोला कहाँ से आया, बोला आईबी। बोला बेटा यहाँ, बोला, से मैं आईबी से निकल के आया हूँ, छोड़ दिया था मैंने आईबी, फिर मैं सीए के लिए चला गया था। बोला कारपेट सेट हो, हटो, दूसरे रास्ते से आओ, पीछे बैठो। बोला लेकिन कैब तो कर लिया, उधर जाओ, आवाज नहीं आ रही, खत्म। मतलब हमने आईबी के लिए क्या नहीं किया, आईबी ने हमारे लिए क्या किया। भाई आईकेएफ को कुछ अपनी बातें भी तो मनवा लेते भाई, एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दिलवा देते हैं भाई।
ना करना पड़ता ना, इतना तो बंदा कहता है चलो यार चलो कैफ वाले को मत दिलवाओ, सी फैब वाले को दिलवा दे तो और बहुत कुछ तो करते यार। यार हमने उनको ये दिया, उन्होंने हमें ये, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अभी तो कोई नजर नहीं आया जिसने ली हो। देखो मिलती है, ऐसा बंदा ढूंढो जिसने ली हो, फिर बात होगी। ऐसा कोई हो ना, सी स्टार पे आए ना कोई बंदा बोले कि जी मुझे मिली है इक्विवेलेंसी, तो फिर कोई आया, किसी ने ऐसी वीडियो देखी? सुनने में तो पता नहीं लोग क्या क्या सुनते रहते। सुनने में तो हम लोग अपने बचपन से सुन रहे हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान इस बहरान से बाहर आ जाएगा, आटा चोर पकड़े जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी रुक जाएगी, सब वही चल रहा है। इस दफा कम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा बेटा 2 मिनट लगेंगे। सबसे पहला जो यहाँ मौजूद है, भाई फाइनेंसिंग कैश फ्लोस नहीं लेंगे, वजह ये उसका इम्पैक्ट कहाँ मौजूद होता है? जी बेटा वहां मिलती है, बेटा वहां बिल्कुल मिलती है, एसीसी में बिल्कुल मिलेगी बेटा। वहां आपको ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, लेकिन वो भी खाली मई 2026 तक है, उसके बाद नहीं। एग्रीमेंट खत्म हो रहा है जो एमओयू था, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के अपने बच्चों ने फड्डा करे, कहते हैं यार ये लोग एसीसी करते हैं, वो भी ले लेते। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी में पढ़े ना, डायरेक्टली, मैं कम से कम 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी में पढ़े डायरेक्टली, और वहां से ओबीयू पढ़े, पूरा कंप्लीट करे, ग्रेजुएशन वहां से कंप्लीट करे, 10 साल पहले उसकी फीस थी 52,000 पाउंड। 10 साल पहले। आज कम से कम हंसी खुशी 1.5-2 लाख पाउंड है उसकी फीस। आप अगर 1.5-2 लाख को 360 से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू कैलकुलेटर से बाहर, ऐसी चीज एसीसी देता है अपने बच्चे। तो काफी टाइम के बाद ना उनके बच्चे जा ऑक्सफोर्ड वाले, तो अब जाके उन्होंने कहा कि मई 26 के बाद खत्म। करना चाहिए ना आप, आई डोंट नो आई क्यों नहीं कर। अच्छा बेटा फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसका इम्पैक्ट कहाँ चुका होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कमिटेड फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट है, पता है हमें। पास कॉस्ट संक कॉस्ट इररेलेवेंट। एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड इसलिए इररेलेवेंट होते हैं क्योंकि इंक्रीमेंटल नहीं होते। ये कुछ वर्डिंग्स हैं, टर्म्स हैं जो किसके लिए इस्तेमाल हो सकती हैं? एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड। अगर लेबर के पास आइडल टाइम है तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? 0। रिप्लेसमेंट लेबर की कॉस्ट हमेशा रेलिवेंट है। आपका लेबर अगर फुल कैपेसिटी पर है तो अब पता लग गया, पेमेंट टू लेबर प्लस, और अगर एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो टू डू द सेम वर्क, चीपर वन पे जाएंगे। मटेरियल में रेगुलर यूज है तो करंट परचेज प्राइस, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नॉट इन रेगुलर यूज एंड डज नॉट हैव एनी, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? एनआरवी। नॉट इन रेगुलर यूज लेकिन ऑल्टरनेटिव यूज अवेलेबल है, तो फिर हम अपने मटेरियल की एनआरवी देखेंगे, और रिप्लेसमेंट वाले का करंट परचेज प्राइस, विच एवर इज। आउटफ्लो रुक जाएगा तो क्या ले लेंगे, और ये भी हमने कहा था इनफ्लो रुक गया तो। अब देखिए ना मशीन के केस में 2 लाख का इनफ्लो था, वो नहीं हो रहा। कितने का इनफ्लो हो रहा है? 120। 80 का इनफ्लो रुक गया ना, उसको हमने क्या ले लिया? आउटफ्लो। बात के लिए टैक्स सेव हो गया ना, सेविंग आ गई। और रेंट में हमने कहा था अगर रेंट हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो वो एग्रीमेंट में जो लिखा है जिससे बढ़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ेगी। चलें बेटा फिर आज उसको कम ही रखते हैं, जाएं आप जाके इंटरव्यू की टिप्स लें, देखें, और अगर कुछ टिप्स बाकी हैं तो मिल जाएंगी आप।